Hello everyone, I hope all of you are doing well. In this video, we are going to understand about the removal of a judge. Recently एक न्यूज़ आप सभी ने देखा होगा जिसमें की बात की गई थी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के एक जज की, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो एक जज थे उन्होंने एक इवेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो कि काफ़ी डेरोगेटरी हैं और इट इज़ अगेंस्ट द सेकुलर स्पिरिट ऑफ आवर कंट्री। तो इसके बाद से ये चर्चा छिड़ गई थी कि जज को रिमूव कैसे किया जाता है एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव द जज, और इस केस में पॉसिबल है या नहीं उन जज को हटा पाना। तो अब ये जो प्रोसेस होती है ना रिमूवल ऑफ जज की, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने इसको एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमें कुछ आर्टिकल जानना ज़रूरी है, कुछ लॉज जानना ज़रूरी है जिसके थ्रू जज को रिमूव किया जाता है। तो अगर 3 आर्टिकल हमें जिसमें सबसे पहले समझना है तो ये 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 218, देन आर्टिकल 124 क्लॉज 5। अब ये जो 124 क्लॉज 4 और 218 है, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें कहा गई क्लॉज 4 124 आर्टिकल में कहा गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, और आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट के जज के लिए सिमिलर कैटेगरी जो भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन है। अब अगर इनकी ग्राउंड्स की बात की जाए ना तो सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं जिन पे कि जजेस को हटाया जा सकता है। पहला ग्राउंड है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड सेकंड वन इज इनकैपेसिटी। इसके अलावा और कोई तीसरा ग्राउंड नहीं है। ये चीज़ हमें याद रखना है क्योंकि ये इन आर्टिकल में कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है। अब तीसरा आर्टिकल जो इसमें आता है दैट इज आर्टिकल 124 क्लॉज 5। अब ये आर्टिकल ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बात की गई है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर for the presentation of the address and investigation proof or the and proof of the misbehavior or incapacity on the of the judge based under the clause 4। अब इसमें ये बोला गया है कि जो ये प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर होती है जिसमें कि ये प्रूवन मिसबिहेवियर है, इनकेपेसिटी को प्रूव करना है, इस प्रोसीजर के लिए पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ ला सकती है। तो एक जो लॉ पार्लियामेंट ने लाया है दैट इज नोन एज द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। इसके अंतर्गत ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में एक तो जजेस इंक्वायरी एक्ट का सिग्निफिकेंस है और साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन है उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें काफ़ी आसान भाषा में तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है 1 2 3 4 5 6 कि किस तरीके से जज को रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जज इंक्वायरी एक्ट से ये चीज़ शुरुआत होती है। सबसे पहले एक मोशन को मूव किया जाता है, दैट मीन मोशन इज स्टार्टेड। अब ये जो स्टार्ट हुआ मोशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए और लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर होना चाहिए। अगर इतने मेंबर नहीं हैं तो ये मोशन पास नहीं हो सकता। अब ये मोशन अगर पास हो गया, इसके बाद एक कमेटी बनती है। अब ये जो कमेटी होती है ना, उसको चेयरमैन या स्पीकर बनाता है। ये चीज़ याद रखना, चेयरमैन एंड स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट और 3 मेंबर्स कमेटी। अब ये 3 मेंबर कमेटी होती है, इसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सेकंड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और उसके बाद जो तीसरे होते हैं दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओ सॉरी, ये गलत यहाँ मेंशन है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ओके, ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे ये जो गलत मेंशन है यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट आएगा। अब इसके बाद जो कमेटी की बन गई, उसके बाद कमेटी को बोला जाएगा कि भाई साहब आप बताइए कि आपने क्या देखा, ओके आपको क्या फाइंडिंग मिली। तो ये जो कमेटी की फाइंडिंग होती है ना, कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी, उसको कहाँ पेश की, लोकसभा एंड राज्यसभा में। जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, उसके बाद 2 चीज़ हो सकती है, या तो जजेस को बोला जा सकता है कि भाई साहब आपने कुछ गलत नहीं किया है और आप गिल्टी नहीं है, और एक बोला जा सकता है कि आपने जो किया है वो गलत है और आप गिल्टी हैं। तो अगर जज गिल्टी नहीं फाउंड होता है तो उसके कारण क्या होता है, उन्हें बोल देते हैं कि ओके यू आर फ्री, आप अपना काम करिए। अब अगर जजेस वहाँ पे गिल्टी फाउंड हो गए, इसके बाद क्या किया जाता है कि इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसकी बात आ जाती है कि ये भी जो रिपोर्ट होती है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा जाता है, सॉरी प्रेसिडेंट को भेजा जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा। तो आप समझ सके सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट वन मोशन, कि एक मोशन पास होता है, किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब इसमें जो ज़रूरी है वो है कि कम से कम अगर लोकसभा में हो रहा है तो 100 मेंबर्स होने चाहिए और राज्यसभा में हो रहा है तो 50 मेंबर होने चाहिए। जैसे ही ये पास हुआ उसके बाद क्या होता है कि कमेटी का फॉर्म होती है। अब जैसे कमेटी फॉर्म हुई उसमें 3 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड तीसरा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब इनके बाद क्या हुआ कि कमेटी बन गई। अब कमेटी क्या करेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अब जैसे ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। जैसे ही रिपोर्ट पेश हुई, उससे पता चल जाएगा कि जजेस ने सही किया गलत किए। अगर गलत किए तो उनको बोला जाता है कि भाई साहब आप गिल्टी हैं, और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है इस सारा मामले को। अगर वो नहीं, उनको गिल्टी फाउंड नहीं किया गया तो ही इज़ फ्री। ओके, तो ये प्रोसीजर होती है। अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले ना वोटिंग रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वोटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो सबसे पहले ये होती है दैट इट शुड बी सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर दैट मीन्स कि अगर किसी हाउस में 220 लोग हैं टोटल, तो उसमें से कम 110 जो है ना, इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। सेकंड, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि देन प्रेजेंट कि जो 2/3 मेंबर्स हैं उनकी होना चाहिए। एंड वोट मस्ट ऑल्सो कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। ये भी याद रखना कि इन केस अगर वैकेंसी है तो भी जो मेजॉरिटी होती है, जो 2/3 की मेजॉरिटी ना, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 220 लोग हैं एक हाउस में, तो इसकी मेजॉरिटी हो जाएगी 110। अब ये हुआ कि अगर 220 में से 40 सीट्स खाली हैं, दैट मीन्स कितनी इफेक्टिव मेजॉरिटी हो गई, इट इज़ 180/2, दैट इज़ 90। अब ये जो 90 का 2/3 है, ये 2/3 ना इस 110 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है, वोटिंग रिक्वायरमेंट जो है। अब जैसे ही ये चीज़ फुलफिल हो गई, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है कि भाई साहब आपका काम ख़त्म हो गया, अब आप कुछ और कर सकते हैं। तो इस तरीके से जज को रिमूव किया जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि देर आर 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। फर्स्ट वन आर्टिकल 124 क्लॉज 4, सेकेंड वन इज आर्टिकल 218, it is related to the high court. Then article 124 clause 5, it talks about the statutory law that पार्लियामेंट कोई लॉ लाके इन जो प्रेजेंटेशन होती है या जो रिमूवल की प्रोसीजर होती है उसको रेगुलेट कर सकता है। प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मोशन मूव होता है, जिसमें कि अगर लोकसभा है तो कम से कम 100 लोग होने चाहिए, राज्यसभा है तो कम से कम 50 लोग होने चाहिए। उसके बाद कमेटी फॉर्म होती है। कमेटी जैसी फॉर्म हुई उसके बाद वो कमेटी की फाइंडिंग्स आती है, ये पेश की जाती है। अगर आउटकम में गिल्टी फाउंड किया गया तो टाटा बाय बाय। अगर गिल्टी नहीं फाउंड हुए तो यू आर फ्री। और अगर आप गिल्टी फाउंड हुए देन ये जो रिपोर्ट होती है इसको प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट के पास गया फिर ये वोटिंग पे आ जाता है। वोटिंग में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। दैट मीन्स अगर 220 हैं तो 110 लोग तो चाहिए। उसके बाद 2/3 की वोटिंग चाहिए कि 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं उनको वोट होना चाहिए। देन ये जो 2/3 है ये हाफ ऑफ द मेजॉरिटी से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द 3 रिक्वायरमेंट फॉर द वोटिंग इन दी रिमूवल ऑफ द जज। देन ये अगर यहाँ पर पास हो गया देन देयर विल बी अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कि ओके टाटा बाय बाय। सो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज। आई होप you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.